ओके, सब लोग इधर ध्यान दीजिए। अब हमारा अगला टॉपिक है 3.9 इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर। देखो, आप जब भी यहां पर कोई भी एक पावर सप्लाई का यूज करते हैं, जैसा अब एसी यहां पर चल रहा है, तो इसको वर्क करने के लिए एनर्जी की जरूरत है ना। अभी आपको ठंडी हवा दे रहा है तो अंदर कोई मैकेनिज्म होगा जो वर्क कर रहा है। अब इसको एनर्जी कहाँ से मिल रही है? ऑफ कोर्स फ्रॉम द सप्लाई, है ना कहीं से पावर प्लांट से वहां पर से एनर्जी जनरेट हो रही है और यहां तक वो पहुंच रही है। और इसी तरह से जब आप बल्ब लगाते हैं, सादे वाले बल्ब की बात करो, एलईडी का छोड़ो फिलहाल, एलईडी का फंक्शन बहुत ज्यादा अलग होता है। सादा बल्ब जो है आपको ये देखा येलो कलर का लाइट देता है, जो उसमें आपने नोटिस किया होगा एक टंगस्टन का फिलामेंट होता है उसके अंदर। तो वो कैसे काम करता है? जब भी आप वो बल्ब को लगाते हैं, उस टंगस्टन फिलामेंट में से करंट फ्लो होता है। टंगस्टन फिलामेंट एक हाईली रेजिस्टिव कंडक्टर है, उसका रेजिस्टेंस अच्छा खासा होता है। वहां बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होने की वजह से, रजा साहब इधर ध्यान दो, तो वहां रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होने की वजह से वहां पर एनर्जी का लॉस होता है। जैसे एक बार बता, अगर मैं अपने हाथ को ऐसा जस्ट आराम से ऐसा रगड़ूंगा, है ना, तो हल्की हल्की गर्माहट फील होगी। अब अगर मैं इसको ऐसा दबा के ऐसा रगड़ूंगा तो गर्माहट मुझे ज्यादा फील होगी। क्यों? कि जब आप ऐसा दबा के रगड़ रहे हैं तो आपके हाथ में रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है, और रेजिस्टेंस के अगेंस्ट आप क्या कर रहे हैं? मोशन कर रहे हैं, है ना। और इसी की वजह से वहां पर क्या हो रहा है? गर्माहट, हीट जो है ज्यादा जनरेट हो रहा है। सेम सिनेरियो होता है आपके कंडक्टर में भी। चार्ज फ्लो होता है, चार्ज जब फ्लो होता है तो फिर उसमें हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस की वजह से ज्यादा गर्माहट जनरेट होती है, और वही गर्माहट आगे जाके लाइट के रूप में या हीट के रूप में हमें नजर आती है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर से जुड़ा हुआ है, हमें स्टडी करना है। अभी शुरू से ध्यान देना, बिल्कुल इधर उधर मत देखना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएंगे, आगे का समझेगा नहीं। चलो देखो, यहाँ पे इमेजिन करो तुम्हारे पास एक कंडक्टर है। इस एंड का नाम ए है, इस एंड का नाम बी है, और यहां से करंट आई फ्लो हो रहा है। ओके चलो 12, करंट आई फ्लो हो रहा है। इस एंड का पोटेंशियल होगा VA और इस एंड का पोटेंशियल होगा VB। जैसे कि हम जानते हैं कि करंट हमेशा कहां से कहां फ्लो होता है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे। तो क्योंकि करंट यहां से यहां फ्लो हो रहा है, तो जाहिर बात है कि यहां पर VA की वैल्यू VB से ज्यादा होगी, क्योंकि करंट का डायरेक्शन तो ऐसा होगा। दैट इज VA माइनस VB, इट विल बी ग्रेटर देन 0। VB को उठा के ला इधर, तो VA माइनस VB विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो मान के चलो VA माइनस VB जो है वो V के बराबर है। VA माइनस VB क्या है बेटा? ये V के बराबर है। और अब मैं क्या करने वाला हूं? इसे मल्टीप्लाई करने वाला हूं चार्ज की वैल्यू के साथ। इसके साथ चार्ज की वैल्यू, मतलब इमेजिन करूंगा कि एक चार्ज है पर्टिकुलर से प्लस Q, और ये यहां पर फ्लो हो रहा है इस तरह से, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। और जब ये चार्ज फ्लो होता है तो हम लोगों ने क्या कहा कि पोटेंशियल में जो डिफरेंस क्रिएट हो जाता है वो V दिया था। अब फिर उसके अंदर देखो क्लैश आता है कई लोगों का। हाँ, उधर ही गाड़ी चल टेबल पे, यार करो इंतजाम जल्द से जल्द। है। ओके, तो मैं कहूंगा ओके। हाँ, मेरा क्या बात चल रही थी अपनी? हाँ, पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो हो रहा है, मैंने कहा से प्लस Q। अब यहाँ एक क्लैश आ जाता है छोटा सा। यार भैया, कंडक्टर में तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता,
तुम तो पॉजिटिव चार्ज बता रहे। तो मैंने बताया था कि करंट की डायरेक्शन को समझने के लिए हम उसे कन्वेंशनल थ्योरी के बेसिस पे देखते हैं। कन्वेंशनल मतलब पुराने ज़माने की थ्योरी। पुराने ज़माने की थ्योरी ये कहती थी कि पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है कंडक्टर में। तो कभी कभार चीज़ों को आसानी से समझने के लिए, ज़्यादा किचकट ना करने की वजह से हम लोग पुरानी कन्वेंशनल थ्योरी को मान के चलते हैं। तो कन्वेंशनल थ्योरी के अनुसार मैंने मान के चला कि मेरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ जा रहा है ना। ओके, यहाँ से यहाँ मान लो उसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लग जाता है, टाइम टी लग जाता है। तो अब खैर मैं क्या करने वाला हूँ कि भैया इसको मैं क्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो भाई ठीक है, तो क्यू मल्टीप्लाई बाय वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू क्यू इंटू। ठीक है भाई, मान लिया, दैट इज क्यू इंटू वी ए माइनस क्यू इंटू वी बी इक्वल टू क्यू इंटू वी। ओके, अब क्यू इंटू वी ए, चार्ज इंटू पोटेंशियल, ये क्या होता है बेटा? वर्क डन के बराबर होता है या फिर पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में अपन पढ़ चुके हैं। V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, और डब्ल्यू को अपन ने पोटेंशियल एनर्जी का चेंज भी कहा था। तो भाई ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं यू ए माइनस यू बी इक्वल टू क्यू टाइम्स ऑफ वी, या फिर यू बी माइनस यू ए इज इक्वल टू माइनस क्यू वी। यह है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जिसको मैं चलो डेल्टा यू करके देता हूं। और क्यू को क्या लिख सकता हूं बेटा मैं? आई इंटू टी। बोले ये कैसा? अरे मान के चलो, मैंने कहा ना कि यहां से यहां चार्ज कितनी देर में पहुंचा, टाइम टी में। तो मैं बोलूंगा ठीक है, फिर फ्लो ऑफ करंट कितना होगा, फिर आई इक्वल टू क्यू बाई टी। तो क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। ओके चलो ठीक है, माना ये हमारा क्या है बेटा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, माइनस आई टी इंटू वी। अब अगर मैं कहूंगा, सिंस मैं ये बात जानता हूं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी किस चीज के बराबर होता है बेटा? टोटल एनर्जी के बराबर होता है। अगर मैंने इसका डिफरेंशियल लिया तो डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा ई। डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा ई। बट किसी भी सिस्टम में टोटल एनर्जी कैसी होती है? कांस्टेंट। किसी भी सिस्टम में टोटल एनर्जी क्या होती है? कांस्टेंट। तो भैया यहां पर फिर डेल्टा ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। अब अगर डेल्टा ई की वैल्यू जीरो हो गई, मंजे का है डेल्टा के प्लस डेल्टा यू, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू जीरो। दैट इज डेल्टा के इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा यू, माइनस ऑफ डेल्टा क्यू। ये क्या है बेटा? गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा ठीक है, दिस गेन इन काइनेटिक एनर्जी बाय द चार्ज, मगर डेल्टा यू तो क्या है आपका? फ्रॉम वन। भैया डेल्टा यू को तो माइनस आई टी इंटू वी दिया हुआ है, तो चलो ठीक है, माइनस ऑफ माइनस आई टी इंटू, है ना। ये हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जा रहा है। देखो डेल्टा के इज इक्वल टू आई इंटू, ओके, ये है काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय पॉजिटिव चार्ज। और वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर आपने पढ़ा है, तो उसमें वर्क एनर्जी थ्योरम करके एक है, तो उसमें आपने पढ़ा है वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। देखो पावर इज इक्वल टू, जैसे कि हम जानते हैं, सिंस पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन कितना हुआ बेटा? देखो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू आई वी, तो वी आई, अरे टी रह गया, हाँ, वी आई टी अपॉन टी, टी टी। देखो पावर इज इक्वल टू वी आई, है ना। अब देखो ये क्या है? ये फॉर्मूला जो तुम्हारे सामने आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इक्वेशन नंबर 2 देखो, ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय चार्ज। काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय चार्ज। अच्छा, चार्ज को काइनेटिक एनर्जी कौन देता है? बैटरी। बैटरी या सेल जो तुम लगाते हो इस कंडक्टर के साथ, जो तुमने कहां से, ये इसको कहां से मिली होगी? काइनेटिक एनर्जी इस चार्ज को कहां से मिली होगी? बैटरी से मिली होगी। तो इस चार्ज को काइनेटिक एनर्जी दिया किसने? बैटरी ने दिया। अच्छा ठीक है, मतलब ये जो एनर्जी मिली,
इस चार्ज को, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? बैटरी। ये जो मिला पावर चार्ज को, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? बैटरी। मतलब ये जो फॉर्मूला है किस चीज का है बेटा? पावर सप्लाइड बाय द बैटरी, है ना। तो मैं बोलूंगा यहां पर हेंस इक्वेशन 2 represents the power supplied by the battery। ये पावर सप्लाई जिसको हम लोग कहेंगे। तो ये हमारे पास जो फॉर्मूला है वो पावर सप्लाई का है। मगर खास बात यह है कि ये सिर्फ पावर सप्लाई का नहीं है, पावर डिसिपेशन का भी है। इसको पावर डिसिपेशन के लिए भी यूज किया जा सकता है। बोले वो कैसा, बताते हैं आपको थोड़ी देर में। मान लो जिस कंडक्टर से वो बहते हुए गया, करंट हमारा बहता हुआ गया, तो हर कंडक्टर का सिवाय सुपर कंडक्टर के, हर कंडक्टर का सिवाय सुपर कंडक्टर के, है ना, हम देखा जाएगा उसका कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पे थोड़ा बहुत तो रेजिस्टेंस होता ही है, सिवाय सुपर कंडक्टर के। बोला ना मैंने, सुपर कंडक्टर एक ऐसा कंडक्टर होता है जो एट सर्टेन टेम्परेचर, जिसको क्रिटिकल टेम्परेचर कहा जाता है, उसकी रेजिस्टिविटी 0 हो जाती है। मैंने क्या बोला कि देख, पानी का एग्जांपल लिया था पाइप का। मैंने बोला कि यहां अपन नल है, अपन ने पाइप लिए, और उस पाइप का जो क्रॉस सेक्शन है कहीं से दबेगा नहीं, कहीं से मुड़ेगा नहीं, और एकदम सीधा 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 लेके कहां तक? 25-30 किलोमीटर तक ले गए। मैंने पूछा था कि पानी की धार सेम आएगी क्या? बोले नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी भाई? रास्ते में तो कोई पत्थर नहीं है, उसके अंदर पाइप में कोई अड़चन नहीं, कुछ नहीं है, पाइप का तो अच्छा खासा सरफेस है। बोले नहीं, बोले फिर भी मानना कि पाइप बहुत अच्छा है, पाइप का काम ही पानी ले जाना, मगर जब पानी पाइप में से बहता है तो वो रगड़ता है, उसकी वजह से फ्रिक्शन पैदा होती है, फ्रिक्शन की वजह से उसका रेजिस्टेंस होता है और पानी को रुकावट जैसा फील होता है। तो जैसे 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 आगे बढ़ता जाएगा पानी के अंदर, पाइप के अंदर पानी आगे बढ़ेगा, उसको रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। मैंने कहा था सेम खेल किसका होता है? कंडक्टर का। एक बेहतरीन कॉपर का वायर लेके आए, तुमने जो घर में लगाते कॉपर का वायर, नो डाउट तुम क्या बोलते भैया कि भैया इसका काम क्या है? करंट को आसानी से लेके जाना, बिना रुकावट के आसानी से लेके जाना। तुम कितना भी अच्छा कंडक्टर ला लो, मगर कहीं ना कहीं वो करंट के रास्ते में खुद रुकावटें पैदा करता है। हाँ, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम करता है, मगर करता है। और अगर मैं सोच रहा हूं कि भैया मैं एक ऐसा कंडक्टर इस्तेमाल करूं जो बिल्कुल भी रुकावटें पैदा ना करे, तो उसको बोलते हैं सुपर कंडक्टर। मगर उसकी शर्त यह होती है कि उसको क्रिटिकल टेम्परेचर पे करना पड़ता है, और क्रिटिकल टेम्परेचर पे ऑपरेट करना मतलब कौन सा टेम्परेचर रहता मान लिया? -200 -300 केल्विन, है ना। बहुत ज्यादा नीचे रहता है भाई, बर्फ जमी रहती है उस पर, है ना, एकदम उस हाल में। तो भैया इस जरिए से काम के लिए मैं क्या यहाँ पर क्या अलास्का सा भी नीचे का ठंडा वेदर कर डालूंगा यहाँ पे? तो नहीं पॉसिबल है वो। तो हम क्या देखते हैं, जब भी कोई कंडक्टर से चार्ज पास होता है, मान लो इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस था R, तो जब ये करंट यहां से बहेगा ना, तो यहां देख, करंट चार्ज के पास क्या थी? ताकत थी, पहले एनर्जी थी। जब वो यहां से यहां पहुंचा तो उसकी एनर्जी थोड़ी सी कम हो गई। अब एनर्जी कम हुई तो कहां गई? तो बोले इसकी जो रेजिस्टेंस था ना, उसने उस एनर्जी को लॉस कर दिया, एनर्जी का लॉस किया। तो पावर लॉस को पावर लॉस कैन बी गिवन बाय, पावर लॉस कैन बी कैलकुलेटेड एस P इज इक्वल टू, अब आप क्या करो बेटा, I के जगह V/R लिख डालो, ओम्स लॉ, सिंस I इक्वल्स टू V/R, ओम्स लॉ का इस्तेमाल किया मैंने। तो P इक्वल्स टू V²/R। ये मेरे पास जो फॉर्मूला आया है बेटा, ये पावर लॉस का फॉर्मूला है। ये किस चीज का फॉर्मूला आया? पावर लॉस। और जैसे कि मैं जानता हूं सिंस V इज इक्वल्स टू RI, अगर मैं ये वैल्यू यहां डालूंगा तो P हो जाएगा R² I² R कैंसल। देखो पावर कंजम्पशन या पावर लॉस, इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा? I²R। अब ये रहा इक्वेशन नंबर 3, ये रहा इक्वेशन नंबर 4। तो अगर मुझे ये दिया हुआ रहा कि मान लो किसी वायर का रेजिस्टेंस R है, किसी वायर का रेजिस्टेंस R है, उसको तुमने जो बैटरी सप्लाई किए थे उसका पोटेंशियल डिफरेंस इतना था, या उसमें से करंट बह रहा है, उसका करंट बह रहा है, और करंट बह जो फ्लो हो रहा है तो उसका पोटेंशियल उसकी वैल्यू इतनी इतनी है, तो उस वायर में से कितनी एनर्जी का लॉस होगा, उस वायर में से कितना पावर का लॉस होगा, हमें ये पता लगाता है, ये फॉर्मूले से पता लगता है।
बट ये इक्वेशन 2 भी देखो, इक्वेशन 2 की खासियत क्या है, ये पावर सप्लाई भी है के लिए भी लागू है और पावर लॉस के लिए भी लागू है। मगर ये दोनों फॉर्मूलों की खासियत क्या है, ये सिर्फ पावर लॉस के लिए लागू है, ध्यान रखना भैया। इक्वेशन नंबर 2, इसकी मदद से आप पावर सप्लाई भी कैलकुलेट कर सकते हो और पावर लॉस भी। अब ये ऐसा कैसे, एक ही इक्वेशन 2 के हिसाब से? देख बेटा, इमेजिन कर, ये बैटरी के पास से चार्ज निकला, इसके पास एनर्जी थी 10 जूल पर कूलम। बैटरी ने एकदम मस्त नहला धुला के चार्ज को तैयार किया। जैसे मान लो भाई आप घर से सुबह सुबह निकलते हैं, मस्त नाश्ता वाश्ता करके, फुल्ली चार्ज बॉडी में एनर्जी है ना। आप यहां बैठते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं, कोशिश कर रहे हैं ना, तो पढ़ने की कोशिश करते हैं या जो भी है मस्ती करने की कोशिश करते हैं, धीरे 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 आपकी बॉडी ड्रेन होती है। फिर दोपहर के टाइम जब आप 2-3 बजे पहुंचते हैं, है ना, मान लो यहां से आए दोपहर के टाइम, वापस से जब आप घर पे पहुंचे, पता चला कि आपके पास सिर्फ 4 जूल पर कूलम की एनर्जी बची है ना। कितनी एनर्जी बची है? 4 जूल पर कूलम, है कि? अब क्या होगा फिर? बैटरी क्या करेंगे? घर वाले आपको क्या कहेंगे? वालिदा आपकी क्या करेंगे? आपको खाना खिलाएगी, है ना। मेरा बच्चा कितना अच्छा पढ़ रहा तू, है ना, बेचारा कितना पढ़ता है, उसको तो क्या क्या मालूम क्या मस्ती कर रहा बच्चा, है ना। वो तो सोच के चल रहे बेचारा बच्चा बहुत रात भर पढ़ते रहता मोबाइल पे, बाप रे कितना पढ़ता, उनको क्या मालूम, मोबाइल बस उनको दिखाने के लिए, अंदर कुछ और ही चलता है। तो वही ऐसा है, जो भी है। फिर आपको देखते हैं वो दोपहर में कि भैया आप पूरा ड्रेन हो चुके हैं, तो आपकी एनर्जी बहुत काफी हद तक के खत्म हो चुकी है। फिर वो आपको खाना खिलाते हैं, है ना। अब ऐसा है कि आइडियली ऐसा होना चाहिए, आइडियली ऐसा होना चाहिए जितनी एनर्जी का लॉस हुआ है उतना एनर्जी वापस से फीड होना चाहिए। तो चार्ज के अंदर देखते हैं हम लोग कितने का लॉस हो गया, 6 जूल का। कितने का लॉस हो गया? 6 जूल। 6 जूल पर कूलम का लॉस हो गया। तो बैटरी क्या करेगी? उसको 6 जूल पर कूलम का एनर्जी सप्लाई करेगी। तो जितने का लॉस हो रहा उतने की एनर्जी क्या करेगी? वापस से सप्लाई करेगी। फिर वापस जाएगा बैटरी, चार्ज वापस से रेडी हो गया, उसकी वैल्यू आ गई 10 जूल पर कूलम। फिर गया 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 गया, फिर घूम के वापस आया, है कि नहीं। फिर देखा, बोले तो क्या मेरे में लॉस हो गया एनर्जी का 6 जूल पर कूलम। अच्छा ठीक है, बोले ठीक है। तो फिर बैटरी क्या करेगा? फिर से 6 जूल पर कूलम की क्या करेगा? एनर्जी का सप्लाई करेगा। तो तुम नोटिस ये करो, जितने का आपका लॉस हो रहा है उतने का ही आप क्या कर रहे हैं? सप्लाई दे रहे हैं। इसी कारण से ये फॉर्मूला सप्लाई के लिए भी यूज किया जा सकता है और पावर लॉस कैलकुलेट करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूं कि मैंने इतने का सप्लाई दिया, अगर मैं बोलूं कि मैंने इतने का पावर सप्लाई दिया, दैट मीन्स व्हाट? उतने का पावर का वहां पर क्या हुआ होगा? लॉस हुआ होगा, तभी तो सप्लाई दिया ना मैंने यहाँ पे। तो मैं यहां लिख लेता हूं यहाँ पर देयरफॉर ऑल्सो, हेंस रहेगा बेटर, हेंस इक्वेशन 2, 3 and 4 can be used to determine power loss or consumed by a conductor। इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं इन ऑर्डर टू डिटरमाइन पावर लॉस और पावर कंज्यूम बाय अ कंडक्टर। आया समझ में आपको? तो ये हमारे पास पावर लॉस का फॉर्मूला है। देन व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? ठीक है, कंटिन्यूस है वो, ठीक है। अब देखो बेटा आगे, ठीक है ना, नेसेसरी तो नहीं है मेरे ख्याल से, थोड़ा सा थेरी में थोड़ा सा लंबा लंबा है, ये शॉर्ट कर लो, एक थोड़ा बना लो, एक शॉर्ट नोट्स बना लो कुछ इसकी। आपको थेरी में थोड़ा सा ये ओके, एक सिचुएशन हम लोग इमेजिन कर रहे हैं। यहां एक पावर स्टेशन है और यहां सिटी बोलो, होम बोलो, हाउस या कंज्यूमर जिसको कहा जाएगा, कुछ भी हो सकता।
फैक्ट्री हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कंज्यूमर है वो है यहाँ पर। और हम लोग क्या देखते हैं कि कुछ वायर्स यहाँ से निकले हैं पावर स्टेशन से उस सिटी तक, इसको कहेंगे हम कनेक्टर्स। इलेक्ट्रॉनिक्स के लैंग्वेज में उसे कनेक्टर्स या कनेक्टिंग वायर्स होते हैं, कनेक्टर्स कहलाते हैं। और यहाँ पे इस कनेक्टर्स का रेजिस्टेंस क्या है, आरसी करके आपको दिया गया। अब इमेजिन ये करिए आप कि जब करंट वहां से फ्लो होते हुए जाएगा, तो जाहिर बात है जब कनेक्टर्स का खुद का कुछ ना कुछ क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। तो जब करंट वहां से फ्लो होता जाएगा तो उसमें क्या होगा बेटा, पावर का लॉस हो जाएगा। तो पावर लॉस या पावर कंज्यूम्ड बाय कनेक्टर्स कैन बी गिवन एज आई स्क्वायर आर सी। पावर कंज्यूम्ड बाय कनेक्टर्स इट कैन बी गिवन बाय आई स्क्वायर आर सी। अब पावर स्टेशन जो पावर सप्लाई दे रहा था, पावर स्टेशन जो पावर सप्लाई दिया था, उसका फॉर्मूला मैं क्या दूंगा, फॉर एग्जांपल P इक्वल्स टू वी आई। तो मैं यहां लिख सकता हूं देयरफॉर I इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं मैं, P बाय V। I इक्वल्स टू P बाय V, दैट इज कनेक्टर्स इज इक्वल्स टू, I की जगह वैल्यू डालो, P स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन आर, हाँ P स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन आर सी। अब देखो, मेरी जाहिर बात है मेरी कोशिश ये रहेगी कि जब मैं यहां से वहां पावर सप्लाई दे रहा हूं या इलेक्ट्रिसिटी में पास ऑन कर रहा हूं, तो ये वायर्स में से जो पावर का लॉस हो जा रहा है ना, इन द फॉर्म ऑफ हीट, जो लॉस हो रहा है वो कम से कम हो, पावर लॉस कम से कम हो। तो आपको क्या लगता है क्या स्टेप ले सकते हैं हम लोग उसके लिए, कम से कम पावर सप्लाई लाने के लिए? तो जो हमारी बात ये चल रही थी इस चीज को लेकर कि अगर मैं ये चाहता हूं कि मेरा पावर कंजम्पशन कम से कम हो, तो क्या स्टेप्स मैं ले सकता हूं, मुझे ये जानना है। तो भाई अगर आप सोच रहे होंगे कि भाई ठीक है, आप पी की वैल्यू कम कर दो, पावर सप्लाई कम कर दो, बोले पावर सप्लाई कम कर देंगे तो आपका पावर कंजम्पशन भी कम हो जाएगा। तो भैया फिर रिक्वायरमेंट कहां से पूरी होंगी अगर पावर सप्लाई कम कर देंगे? तो ये बेहतर इलाज नहीं है। रेजिस्टेंस कम से कम कर दो। हम ऑलरेडी जितना कम कर सकते थे रेजिस्टेंस हम कर चुके हैं, हम ऑलरेडी जितना रेजिस्टेंस कम कर सकते थे कर चुके हैं, मगर प्रॉब्लम ये है कि वो एक आखिरी लिमिट पे पहुंच गए, हम उससे ज्यादा और रेजिस्टेंस कम कर ही नहीं पा रहे। अच्छा ठीक है, मतलब हमारे हाथ में नहीं अब रहा कम करना, है ना। टेक्नोलॉजी डेवलप होने के बाद जितना रेजिस्टेंस कम हो सकता था वो कम हो चुका है, फिर बचा क्या, वी को बढ़ाओ, पोटेंशियल में डिफरेंस बढ़ाओ। अब जाहिर बात है ये करंट यहां से यहां फ्लो हो रहा होगा ना, तो ये रीजन हाई पोटेंशियल का हो जाएगा होगा और ये रीजन लो पोटेंशियल का होगा। तो बोले आप इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दो, क्योंकि अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा, है ना, कीपिंग पावर सप्लाई एंड रेजिस्टेंस कांस्टेंट, अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा तो क्या कम हो जाएगा, पावर कंजम्पशन कम हो जाएगा, है ना। तो उसके लिए फिर आप सही कह रहे थे, लेंथ को बढ़ा दिया जाता है ना। बट उसमें कई बार एक सवाल आता है लोगों का, सर अगर हम लेंथ बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो पावर कंजम्पशन भी बढ़ जाएगा, है ना। मगर खास बात यह है, यहां देखो इसका स्क्वायर है, मतलब इसमें ज्यादा चेंज आएगा एज कंपेयर टू द रेजिस्टेंस, है ना। जैसे अगर मैं बोलूंगा कि मान लो अगर ये 20% से बढ़ा तो ये 50-60% से बढ़ जाएगा। तो भाई खासियत क्या है कि आपने इसको बढ़ा है, तकरीबन ज्यादा बढ़ा, तो इसका जो असर था वो वैसे क्या हो गया, कट हो गया, है ना। इसीलिए आप क्या करते हैं, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते हैं। आई बात समझ में आपको? तो ये हम लोग जैसा है कि काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि भाई आप अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं या फिर पावर कंजम्पशन कम से कम करना चाहते हैं, तो एक हाई पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करते हैं अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कनेक्टर्स, ठीक है। अब हमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ देखना है यहाँ पे, चलिए वी विल गो विद दैट पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट जो मैं लेने वाला हूँ ऑलरेडी 9th या 10th स्टैंडर्ड में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इफ करंट I flows through
the conductor of resistance R for time t, then the heat generated by the conductor is given by, देखो, हीट जनरेटेड बाय द कंडक्टर, हीट मतलब एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी कैन बी रिटर्न एज पावर इनटू टाइम। तो फिर मैं कहूंगा जो मेरे पास हीट का पावर के फॉर्मूले वो सारे फॉर्मूले डाल दो हीट पावर कंजम्पशन के। एक है आई स्क्वायर आर टी, एक है वी स्क्वायर टी अपॉन आर, और एक आएगा वी आई टी। तो ये है हीट जनरेटेड बाय द कंडक्टर। आपको मालूम होगा इसे क्या कहा जाता है, इस कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, है ना, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। पढ़े कि नहीं पढ़े रे? हाँ, याद ही नहीं है ना? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ये आपको 10th स्टैंडर्ड में था। वो बल्ब के हिसाब एग्जांपल लेके था, बल्ब का, कि बल्ब के अंदर फिलामेंट, उसका रेजिस्टेंस आर है, इतने टाइम के लिए फ्लो, तो करंट हीट कितनी जनरेट होगी, ये उसके लिए था। तो ये हीट जनरेटेड बाय द कंडक्टर या रेजिस्टर, उसके लिए। ये देखो, ये तुमको हीटिंग कॉइल के लिए इस्तेमाल होगा ये फॉर्मूला बहुत बार। हीटिंग कॉइल, वो अपने पास नहीं आता कॉइल, हीटिंग कॉइल जो पानी के अंदर डालते हैं अपन पानी गर्म करने के लिए, तो उसके लिए ऐसे उस पर बेस्ड एग्जाम्पल्स आते हैं बहुत सारे, तो उसमें ये वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इफ आई एंड वी आर वेरिएबल्स, फंक्शन ऑफ, बेटा लिखो या फिर पढ़ लो चुपचाप से, ध्यान दो इधर, यहां पर फंक्शन ऑफ टी, देन heat produced in a resistance in time interval T1 to T2 is, देखो इतने टाइम के लिए जब करंट फ्लो होगा तो हीट इतनी जनरेट होगी। मान लो फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम हमारा क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, हमारा करंट बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए फ्लो होता है, dt टाइम। तो उस दौरान जो हीट जनरेट होगी वो कितनी होगी बेटा, dh। तो फिर अगर मैं बोलूंगा ओके लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम के लिए अगर हीट करंट फ्लो हुआ तो कितनी हीट जनरेट होगी, वो कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद द इंटरवल आई T1 टू T2। और इसको फिर मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, T1 टू T2 वी स्क्वायर टी अपॉन आर इंटू डी टी, और यहां पर या फिर वी आई डी टी T1 टू T2। तो आपको एक अगर इंटरवल दिया है कि यहां से लेकर यहां तक के कितना करंट फ्लो होगा, तो भाई इस हिसाब से आप देखेंगे, सॉरी कितनी हीट जनरेट होगी अगर इतनी देर के लिए करंट फ्लो हो रहा है, तो आप इस फॉर्मूले से उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट जो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो, if the resistors R1, R2, R3 are connected in series, are connected in series, अगर resistance R1, R2, R3 are connected in series, which creates a power loss P1, P2, P3, then the resistance R1, R2, R3 are connected in series, which creates a power loss P1, P2, P3, then the resistance R1, R2, R3 are connected in series, which creates a power loss P1, P2, P3, then the resistance R1, R2, R3 are connected in series, which creates a power loss P1, P2, P3, then the resistance R1, R2, R3 are connected in series, which creates a power loss P1, P2, P3, then the resistance R1, R2, R3 are connected in series, which creates a power loss P1, P2, P3, then the resistance R1, R2, R3 are connected in series, which creates a power loss P1, P2, P3, then the resistance R1, R2, R3 are connected in series, which creates a power loss P1, P2, P3, then the resistance R1, R2, R3 are connected in series, which creates a power loss P1, P2, P3, then the resistance R1, R2, R
द नेट पावर लॉस कैन बी गिवन एस, कि अगर मान लो हमारे तीन रेजिस्टर्स है P1, P2, P3, और वो तीनों की तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है, और अगर तीनों की सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है तो नेट पावर लॉस कितना होगा, ये अगर मुझे पता लगाना है तो उसके लिए नेट पावर लॉस निकालने के लिए यहाँ पे ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है, 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3। और वहीं इसका अगर उल्टा देखा जाए तो इफ द रेजिस्टर्स R1, R2, R3 are connected in parallel combination, तो नेट पावर लॉस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, इट विल बी P1 प्लस P2 प्लस P3। ये हमारे पास नेट पावर लॉस होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये फॉर्मूला निकालने में, फॉर्मूला बहुत काम में आता है, आगे ध्यान में रखना है कैलकुलेशन के अंदर। सीरीज के लिए 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3, और पैरेलल के लिए P1 प्लस P2 प्लस P3। नेक्स्ट पॉइंट, देखो मेरे पास एक बल्ब है, फॉर एग्जाम्पल एक बल्ब है जिसके ऊपर लिखा हुआ है 220 वैट, सॉरी 220 वोल्ट 100 वैट, 220 वोल्ट 100 वैट, ऐसा बल्ब पे रीडिंग लिखी हुई है। आप अगर कभी भी बल्ब लेने जाएंगे, बल्कि इवन ये एलईडी बल्ब भी अगर आप लेते हैं तो आप देखेंगे उसके जो बॉक्स होता है उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है 220 वोल्ट 100 वैट। 100 तो नहीं चलता, अब तो 10, 12, 15 चल रहा है वैट, है ना। मगर अभी कुछ साल पहले अगर आप जाएंगे तो अगर आपको ऐसे बड़े हॉल में अगर एक बल्ब लगाना हो तो उसके लिए आप 100 वैट का बल्ब खरीदते थे, 100 वैट का बल्ब, है ना। और वो फिर दो, कम से कम इस रीजन में 2 लगेंगे इस कमरे में, तब जाके वो आपको पावर सप्लाई देगा, सॉरी इलेक्ट्रिक अच्छी खासी लाइट देगा। मतलब देखो इस कमरे को इल्यूमिनेट करने के लिए 200 वैट का बल्ब लगेगा कम से कम। और अब अगर आज के ज़माने में देखें तो उसके मुकाबले पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा कम हो गया है उसके लिए। अब तो 30-40 वैट पे ही हमारा काम, जब 2-3 अपन लगा दो बल्ब, 15-15, 20-20 वैट के, 15 वैट के, 20 वैट के, जो भी वो काम हो जाता अपना। तो अब ये कई बार ऐसा रेटिंग लिखा रहता है 220 वोल्ट 100 वैट। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि अगर बल्ब को आप 220 वोल्ट का सप्लाई देंगे, अगर आप बल्ब को 220 वोल्ट का सप्लाई देंगे तब वो 100 वैट की रोशनी से जलेगा। जैसे कि आप अगर देखेंगे ये अमेरिका साइड में जाएंगे तो वहां पर जो वोल्टेज रेटिंग या पावर रेटिंग होती है 110 वोल्ट की होती है। अरे वो छोड़, अपने रेलवे स्टेशन में, ट्रेन में मालूम है ना 110 वोल्ट का है। पहले 220 का ही हुआ करता था, पहले जमाने में 220 वोल्ट का ही पावर सप्लाई हुआ करता था। मगर फिर कैसा है कि हम लोग इतने अच्छे सिविलाइज्ड लोग हैं कि अगर ऐसा लगता कि हमारे घर में गर्मी हो रही, पंखा खराब हो गया, तो हम ट्रेन का पंखा उठा निकाल के ला लेते थे। लोगों ने ऐसा किए हुए, है ना। वहां पर ट्रेन में का लाइट निकाल के, अरे भाई ट्रेन में के मग्गे नहीं छोड़ते लोग तो, है ना, तो उसको भी चेन से बांध के रखना पड़ता है ना। तो अब ऐसा सिचुएशन है कि वहां पर ऐसा बहुत इंसिडेंट हो रहे थे। अगर आप उधर साइड में पर्टिकुलर नॉर्दर्न एरिया साइड में जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा वहां पर होता है सिचुएशन, है ना। तो वहां पर क्या हो रहा था बीच में कि भाई लोग इतने खतरनाक थे कि ट्रेन में से उसका पंखा निकाल ले रहे, क्यों बोले घर पे लगा लेंगे, बोले अच्छा है फ्री में पंखा मिल जा रहा। तो लोग बहुत काड़ी थे, मास्टर थे, पूरा खोल खाल के लेके चले जाते, है ना। तो अब ऐसा है कि लोगों को समझा कि भाई, सरकार को समझा यार ये तो बहुत बड़ा नुकसान कर दे रहे अपना, आए दिन पंखे निकाल ले रहे। तो फिर उन्होंने, सरकार ने क्या करा कि भाई ये पावर सप्लाई 110 वोल्ट कर दिया, और पंखों का भी ऐसा मेथड कंसेप्ट बना दिया कि वो पंखे सिर्फ 110 वोल्ट पे काम करेंगे, है ना, 220 पे नहीं। अब हमारे यहाँ क्या है, 220 है। अगर वो पंखा यहाँ पर आप लगाने की कोशिश करेंगे तो वो मोटर जल जाएगी और वो काम नहीं करेगा। बस बाद में उसको सुनाना, इधर ध्यान दें। इसका चालू है तो चलते रहता, बाजू वाले को बोलेंगे या पीछे वाले को बोलेंगे, ऐसा थोड़ी देर के लिए बैठ के कॉन्सेंट्रेशन से देखेंगे। हाँ चल रहे,
आप देख, और तुम लोग भी यार चलो कैसे, तुम क्या बोल चलते रहता तुम लोग का भी, थोड़ा सेल्फ डिपेंडेंसी रखो ना। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि यहाँ पर आपने देखा 110 वोल्ट का उसमें पावर रेटिंग रहता है, तो ये होता है वोल्टेज रेटिंग। 220 वोल्ट 100 वैट, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप 100 वैट का पावर सप्लाई, तो 10 वोल्ट 220 वोल्ट का अगर आप पावर वोल्टेज सप्लाई दोगे तो 100 वैट के पावर से वो जलेगा। अगर आप उसको कम वोल्टेज देते हो तो कोई टेंशन नहीं, वो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी इसकी, कम हो जाएगी, उतना इंटेंसिटी से नहीं जलेगा मगर जलेगा। हाँ, 220 वोल्ट से ज्यादा का दे दिए तो क्या हो जाएगा, फिर वो फ्यूज हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अब क्या है, हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर हम लोग को पावर रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग दिया हुआ है, वोल्टेज रेटिंग और पावर रेटिंग दिया हुआ है, तो मैं ये पता लगा सकता हूं कि ये जो बल्ब में लगा हुआ टंगस्टन फिलामेंट है उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो अभी हम पता लगा सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगा, सिंस पावर रेटिंग का फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला क्या था, पावर लॉस का V² अपॉन R, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, V² अपॉन P, है ना। तो कहेंगे ठीक है भाई, वोल्टेज रेटिंग 220 का स्क्वायर अपॉन पावर 100 वैट, 22 का स्क्वायर क्या होता, 242, नहीं क्या 22 का स्क्वायर देखो 484, 48400, 48400 अपॉन 0, कैंसल कैंसल कैंसल, यानी कि 484 ओम। तो हमारे पास जो घर में 100 वैट का बल्ब इस्तेमाल होता था, है ना, आपकी रोशनी देने के लिए, उसके टंगस्टन फिलामेंट का रेजिस्टेंस हुआ करता था 484 ओम। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये देखा बेटा कि हम रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। अब पढ़ लो, पूरा का पूरा रीड कर लो अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट को, फिर एग्जांपल्स में बढ़ रहे हैं हम लोग इसके। तो हमारे सामने दो क्वेश्चन है। सबसे पहला, 220 वोल्ट 100 वैट बल्ब, मतलब पावर रेटिंग है इसकी, और ये वोल्टेज रेटिंग है, इज कनेक्टेड टू 110 वोल्ट सोर्स, कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब। देखो, हमें जो वोल्टेज रेटिंग और पावर रेटिंग दिया है, इससे मैं क्या कर सकता हूं, इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता हूं। क्योंकि मसला यह है कि मुझे यहां यह पता चला कि जो उसकी असल वोल्टेज सप्लाई है या वोल्टेज की जरूरत है, उससे आप उसको कम प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, उसको आप क्या कर रहे हैं बेटा, कम सप्लाई दे रहे हैं। तो जाहिर बात है वो 100 वैट की एनर्जी से, या सॉरी पावर से जलेगा क्या, नहीं, उसका पावर पहले से क्या होगा, कम होगा। तो अच्छा ठीक है, मुझे बताए एक बात कि एक बल्ब है, उसको मैं वोल्टेज सप्लाई कम दे रहा, तो उससे पावर कम हो जाएगी, मगर क्या चीज नहीं बदलेगी, कौन सी चीज है जो बल्ब की नहीं बदलती, इवन आप वोल्टेज उसको कम अप्लाई कर रहे हो तो? बोलो, सही बोल रहे बोलो, हाँ, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस तो डिपेंड काय पे करता है, तुम्हारे कंस्ट्रक्शन पे, कि तुमने कौन सा फिलामेंट लगाया है, उसका लेंथ कितना है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, उसके डायमेंशन पे डिपेंड करता है ना। तो ये चीज नहीं बदलेगी। तो क्यों ना मैं एक काम करूं, पहले इससे ये पता लगा लूं कि भाई रेजिस्टेंस कितना है। तो मैं यहां लिखूंगा कि पावर रेटिंग 100 वैट, वोल्टेज रेटिंग 220 वोल्ट। तो पावर रेटिंग इज इक्वल टू V² अपॉन R, वोल्टेज रेटिंग का स्क्वायर अपॉन R। अच्छा, पावर रेटिंग कितने का बेटा, 100 वैट, वोल्टेज रेटिंग 220 का स्क्वायर अपॉन R। देखो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 484 ओम। अभी निकाले ना अपन ने वैल्यू, 484 ओम। ये तुम्हारे पास क्या आ गया बेटा, रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। ओके, चलो मालूम पड़ गया। पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब, P इक्वल्स टू V, अपन ने पावर कंजम्पशन का फॉर्मूला लिखे ना, पावर कंजम्पशन V² अपॉन R, कि भैया रेजिस्टेंस इतना इतना है, पोटेंशियल डिफरेंस आप उसको इतना सप्लाई कर रहे हैं, तो कितना पावर कंज्यूम होगा। तो पावर कंज्यूम बाय द बल्ब 110 का स्क्वायर अपॉन 484, 12100, 12100
अपॉन 484, यानी मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 121 अपॉन 4.84। एक काम करिएगा, रेसिप्रोकल लॉगबुक निकालिए, रेसिप्रोकल्स में जाइए, 4.8 का 4 में देखिए, बताइए क्या आ रहा है 4.8 का 4 में। क्या आया 0.2066। तो 121 मल्टीप्लाई बाय 0.2066, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, 2066 मल्टीप्लाई बाय 121, this will be 24.926, तो 24.93 वैट। कितना कम पावर से चलेगा देखो, 24.93 वैट, है ना। मतलब आप जो हाउस होल्ड में बल्ब इस्तेमाल करते हो घर में, अगर ये बल्ब निकाल के आप क्या करते हैं, रेलवे ट्रेन में कि किसी सॉकेट में लगा देते हैं, तो इतने पावर से चलेगा, ऑलमोस्ट 1/4 की रोशनी 1/4 हो जाएगी पूरी। आया समझ में, ठीक है। और अब देखिए बेटा, ये कैलकुलेट द फॉलोइंग फॉर 100 वैट 200 वोल्ट बैटरी। फिर से एक पावर रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग दी है आपको, और सबसे पहले पूछा गया है रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट। तो क्यों ना मैं पहले एक काम करूं, वोल्टेज रेटिंग 100 वैट, पावर रेटिंग, सॉरी वोल्टेज रेटिंग 100 नहीं है, 200 वोल्ट, पावर रेटिंग 100 वैट। सबसे पहला काम मुझसे जो पूछा गया है वो है रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। तो बल्ब का जो फिलामेंट है उसका रेजिस्टेंस क्या आएगा, तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे हम लोग। पावर रेटिंग इज इक्वल्स टू वोल्टेज रेटिंग अपॉन रेजिस्टेंस, वोल्टेज रेटिंग का स्क्वायर अपॉन पावर रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग का स्क्वायर यानी 4 इंटू 10⁴ अपॉन पावर रेटिंग कितना है आपका 100। तो क्या हो जाएगा इसमें से, फिर 2 0 खत्म हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ 400। तो फिर बचेगा R इक्वल्स टू 100 ओम। ये आ गया आपका रेजिस्टेंस, ठीक है। बाद में क्या पूछा हुआ है साथ में, दूसरा नंबर क्या पूछा गया आपसे, करंट थ्रू द बल्ब व्हेन इट इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट। अब तो ओम्स लॉ लगा दो, आर है, वी दिया हुआ है, आई पूछा हुआ है, यूजिंग ओम्स लॉ। तो आई इक्वल्स टू वी बाय आर, आई इक्वल्स टू वोल्टेज सप्लाई कितना दे रहा 200 वोल्ट का, रेजिस्टेंस कितना है बेटा 100 ओम का, तो फिर इसीलिए करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 एम्पियर्स। सॉरी, फिर मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, है ना, 400 ओम। तो 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। फिर अगला क्या है बेटा, पावर कंज्यूम बाय द बल्ब व्हेन इट इज कनेक्टेड टू द पावर सप्लाई। बहुत आसान है, आपके पास रेजिस्टेंस है ना, तो पावर कंजम्पशन इज इक्वल टू क्या आएगा वी स्क्वायर अपॉन आर, यानी कि 10⁴ 100 का स्क्वायर 10 का पावर 4, और आर कितना है बेटा 400। तो फिर ये क्या हो जाएगा पावर कंजम्पशन, 2 0 तो खा जाएगा, 100/4 हो जाएगा 25 वैट, ये आ जाएगा 25 वैट, समझे।
तो सिचुएशन एक ऐसी दी गई है, an electric bulb 100 watt 200 volt is used in circuit having 400 volt supply. What is the resistance R must be put in series with the bulb so that the bulb delivers 100 watt. एक बल्ब है, वो ये बोलता है कि अगर मुझे 200 वोल्ट का सप्लाई दोगे तो मैं 100 वैट की रोशनी से जलूंगा। कितना? 200 वोल्ट। मगर आपके पास जो बैटरी अवेलेबल है तो वो आपको 400 वोल्ट का सप्लाई देगी, है ना। अब अगर मैं डायरेक्ट उस बल्ब को उस बैटरी से कनेक्ट कर दूं, डायरेक्ट बल्ब को बैटरी से कनेक्ट कर दूं, तो मसला क्या होगा? फट जाएगा, है ना। तो आपका बल्ब फ्यूज हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं, बल्ब बेकार हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो बोले फिर अब क्या करना पड़ेगा? हमको ऐसा साथी वहां पर कनेक्ट करना पड़ेगा जो एक्स्ट्रा की जो एनर्जी है वो यूज कर ले, है ना। अब जाहिर बात है, देखो ये 200 वोल्ट है, अगर मैं एक ऐसा रेजिस्टर कनेक्ट करूं जो एक्स्ट्रा का 200 वोल्ट खा जाए, मतलब ये कितना खा जाएगा? 200 वोल्ट, है ना। तो बराबर फिर यहां पर क्या होगा? ये 100 वैट के पावर से जलेगा। सवाल ये उठा, आर की वैल्यू कहां से निकालो? वेरी इजी, आप आई की वैल्यू निकाल लो सर्किट में से, आई की वैल्यू निकाल लो सर्किट में से, V इक्वल्स टू आर आई का फॉर्मूला खेलो और आपको आर मिल जाएगा। बट सवाल उठा कि आई कहां से मिलेगा? आई मिलेगा पावर कंजम्पशन के फॉर्मूले से। हमारे पास P इक्वल्स टू वी आई है, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर है, मगर आर नहीं है ना इसका, हमारे पास V है। हमने रेजिस्टर ऐसा कनेक्ट किए, देखो ये कितने का है? 400 का। बैटरी कितने पोटेंशियल की है? 400। 400 वोल्ट की बैटरी है, बल्ब को कितना वोल्ट चाहिए? 200 वोल्ट। तुमने रेजिस्टर ऐसा हिसाब से लगाए कि वो 400 में से 200 ये लेके ले गया, तो बचा कितना? इसको कितना मिल रहा है? 200 ही मिल रहा ना। तो अब अगर मैं बोलूं ठीक है, आफ्टर कनेक्टिंग द रेजिस्टर, आफ्टर कनेक्टिंग द रेजिस्टर, रेजिस्टर को कनेक्ट करने के बाद, ओके, पावर कंज्यूम्ड बाय bulb is, power consumed by bulb is P is equals to VI। तो पावर कितना बेटा? 100 वैट। पोटेंशियल कितना बेटा? 200। करंट है I इक्वल्स टू 1/2 एम्पियर। हमारे पास पता चला करंट कितना आ रहा है? 1/2 एम्पियर। मतलब जब इसको 200 वोल्ट मिलेगा इस बल्ब को, तो उसमें से कितना करंट फ्लो होगा? 1/2 एम्पियर। अब जो करंट तुम्हारा बल्ब में से फ्लो हो रहा है, वही करंट कहां से फ्लो होने वाला है? रेजिस्टर से, क्योंकि रेजिस्टर उसके साथ सीरीज में। तो फिर मैं बोलूंगा ठीक है, अप्लाइंग ओम्स लॉ अक्रॉस रेजिस्टर, रेजिस्टर के अक्रॉस ओम्स लॉ लगाओ। देखो V इक्वल्स टू आर आई। V कितना है बेटा? आपका पोटेंशियल अक्रॉस इसमें कितना है? 200 वोल्ट। रेजिस्टेंस तो मुझे निकालना है, मल्टीप्लाई बाय करंट की वैल्यू क्या है बेटा? 1/2 एम्पियर। तो इसको इधर मल्टीप्लाई करो, तो देखो R इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा? 400 ओम। वेरी सिंपल, आया समझ में? तो 400 ओम का रेजिस्टेंस आपको लगाना पड़ेगा सीरीज में, तब जाके वो पूरा अच्छे से चल पाएगा। अच्छा ठीक है, ये तो डायग्राम ही नहीं बनाया मैंने यहाँ पे। इन द सर्किट शोन इन फिगर, फाइन। क्या डायग्राम है भैया ये? वोल्ट 4 वोल्ट ओम, और इसमें से करंट आए फ्लो हो रहा है, करंट आए फ्लो हो रहा है। तो जैसे कि देख सकते हैं, एक इस तरह का सर्किट दिया है, पावर सप्लाइड बाय द 10 वोल्ट बैटरी आपको निकालना है।
पावर सप्लाइड बाय द 10 वोल्ट बैटरी, पावर कंज्यूम्ड बाय द 4 वोल्ट बैटरी, और पावर डिसिपेटेड इन द 3 ओम रेजिस्टेंस। अब पावर सप्लाइड बाय द 10 वोल्ट बैटरी निकालने के लिए एक फॉर्मूला ये हो सकता है, P इक्वल्स टू VI, बैटरी का पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय करंट। मगर उसके लिए मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, सर्किट में कितना करंट है वो निकालना पड़ेगा, है ना। तो मैं लिखूंगा भैया सबसे पहले करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, I इक्वल्स टू V बाय R। अच्छा, V क्या है बेटा, नेट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 6 वोल्ट, क्योंकि बैटरी अपोज मोड में कनेक्टेड है। अगर बैटरी के सेम टर्मिनल्स यानी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में इस तरह से कनेक्टेड हो तो हम लोग कहते हैं ये अपोज मोड में। तो भैया यहां पर अपोज मोड में पोटेंशियल का सब्ट्रैक्शन होता है। तो 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 6। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 4 और वो हो जाएगा 3। तो I इक्वल्स टू 6 बाय 3 यानी कि 2 एम्पियर। तो करंट तुम्हारा है 2 एम्पियर का। अब तुमको ये पता लगाना है पावर सप्लाइड बाय द 10 वोल्ट बैटरी। तो पावर सप्लाइड बाय द 10 वोल्ट बैटरी के लिए P इक्वल्स टू VI, P इक्वल्स टू VI। तो V कितना है बेटा, 10 वोल्ट, करंट 2 यानी कि 20 वैट। तो ये मेरे पास पावर सप्लाई बाय द बैटरी का आ गया आंसर, ठीक है। ओके, अब उसके बाद पावर कंज्यूम्ड बाय द 4 वोल्ट बैटरी, कि 4 वोल्ट की बैटरी कितना पावर कंज्यूम कर रही है। तो अगेन सेम फॉर्मेट से अगर मैं बोलूं पावर कंज्यूम, तो आप इससे भी निकाल सकते हो। मैंने कहा था ये फॉर्मूला दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, सप्लाई के लिए भी और कंजम्पशन के लिए। तो बैटरी क्या कर रही है, असल में इसको पावर सप्लाई नहीं कर रही, कंज्यूम कर रही है। देखो करंट बैटरी के अंदर एंटर हो रहा, मतलब बैटरी चार्ज हो रही है। चार्जिंग करते हो ना अपन, तो देखो ये जो 10 वोल्ट की बैटरी वो डिस्चार्ज हो रही है, उसमें से करंट बाहर निकल रहा है, और देखो करंट अंदर एंटर कर रहा पॉजिटिव टर्मिनल से, मतलब बैटरी का क्या हो रहा है, चार्जिंग हो रहा है। तो भाई कितना, तो VI करके देखो, V कितना है 4, करंट कितना फ्लो हो रहा 2, यानी 8 वोल्ट, 8 वैट। 20 में से 8 तो इसने खा गया बैटरी ने। अब रही बात पावर कंज्यूम बाय रेजिस्टर, है ना, पावर कंज्यूम बाय रेजिस्टर निकालने के लिए अब क्या कर सकते हो, 20 में से 8 माइनस कर दो तो बचे 12, है ना। या फिर एक काम करो, डायरेक्ट वो आई स्क्वायर आर वाला भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, तो 4 मल्टीप्लाई बाय आर कितना है 3, तो पावर कंज्यूम बाय रेजिस्टर इट विल बी 12 वैट। तो इस तरह से आ जाता है। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, 20 में से तो 8 इसने खा लिया बैटरी ने, तो रेजिस्टर के पास कितना बचा होगा 12। या फिर डायरेक्ट मैंने जो फॉर्मूला है वो लगाया आई स्क्वायर आर, क्योंकि मैंने देखा कि सर्किट में से करंट कितना फ्लो हो रहा, 4 एम्पियर, सॉरी 2 एम्पियर, उसका स्क्वायर 4 है, और ये रेजिस्टेंस 3 ओम का है, तो फिर 12 वैट का पावर कंजम्पशन होगा। ठीक है, लिख लो, बाकी का फिर अपन बाद में कंटिन्यू करेंगे।